नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनिक्स लीगल इंडिया में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना इनकम टैक्स के नए पोर्टल यानी कि वेबसाइट के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आपका आईटीआर कैसे भरा जाता है। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक रहे तो आप पूरी तरीके से आप अपना आईटीआर स्वयं भरना सीख जाएंगे। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे बताए हुए हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं तो बहुत ही इजीली बिना किसी की मदद के आप आईटीआर सीख जाएंगे। तो पहले सबसे पहले पोर्टल पे लॉगिन करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालते हैं। लॉगिन आईडी डालने के बाद यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो जो भी आपका पासवर्ड अगर आप लोगों ने पहले से बना के रखा हो तो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। ये पासवर्ड आपका वही काम करेगा जो आप एग्जिस्टिंग योग पोर्टल पे चला रहे थे। जैसे ही हम लोग आते हैं नॉर्मल स्क्रीन पे तो ये बोलेगा कि आपका पोर्टल पे आपकी जो प्रोफाइल है वो इतने % कंप्लीट है। इसको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड पूरा खुल के आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें दिखाएगा, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आप बैंक डिटेल, कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हो, कोई प्रीवियस ग्रीवेंसेज हो, क्या रिटर्न फाइल करें हैं, सारी चीज़ आपकी दिखाएगा। हम लोग जो करेंगे, हम लोग यहाँ से रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करने के लिए अब वो पूछेगा आपसे असेसमेंट ईयर। देखिए दोस्तों, असेसमेंट ईयर का बहुत ही सीधा सा मतलब है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उससे आप +1 कर लीजिए, आपको असेसमेंट ईयर समझ में आ जाएगा। असेसमेंट ईयर का जो चीज है ये हम लोग इनकम टैक्स में यूज करते हैं और ये 1+ फाइनेंशियल ईयर होता है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि आपको आईटीआर कैसे भरना है। आपको ऑनलाइन यहाँ पे 2 मोड दिखाएगा, ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन चूज करेंगे ताकि आपका आईटीआर कुछ ही मिनटों में भरा जा सके। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आप हर एक बारीकी आईटीआर भरने की सीख जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप दिखा रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपने पहले कभी आईटीआर अपना भर के सेव कराया होता तो वो इस पोर्शन में यहाँ पे ऊपर दिखाता, बट क्योंकि आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं वो आपका स्टेटस पूछेगा कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं कि अदर हैं। तो जाहिर सी बात है, हम एक आईटीआर जो भर रहे हैं वो एक नॉर्मल बंदे का भर रहे हैं, दैट इज एन इंडिविजुअल। अब देखिए, आपसे यहाँ पे 2 चीजें पूछेगा कि आपको कौन सा आईटीआर भरना है, आपके ऊपर आईटीआर का फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है। देखिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक होती है तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। ज्यादातर ये आईटीआर हम लोग सैलरी के केस में यूज करते हैं। अन्यथा अगर आपकी आईटीआर बिजनेस इनकम से आ रही है, अगर आपकी इनकम, तो आप आईटीआर 4 चूज कर सकते हैं। आज हम लोग आईटीआर 1 के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज हम लोग आईटीआर 1 के बारे में आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है कि 50 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है तो वो देखिए 5,000 रुपए से कम होनी चाहिए, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो उन केसेस में हम लोग आईटीआर 1 भर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कोई दूसरा आईटीआर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, आपसे आपके आईटीआर का जो क्वेश्चनर फॉर्म है, जो नया फॉर्म सिस्टम शुरू हुआ है, वो सबसे पहले पूछेगा। यहाँ पे देखिए वो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइंड करी गई है, उससे ज्यादा है तो आप यहाँ पे ऊपर टिक करेंगे। और दूसरा जो मैंडेटरी क्लॉज इस बार आईटीआर के थे, वो थे कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा अपने अकाउंट में कोई डिपॉजिट किया है तो आप यहाँ टिक करेंगे। अन्यथा अगर आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है, उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया है, तो आप इस वाले कॉलम में टिक करेंगे। या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज्यादा का किया है तो आप थर्ड कॉलम पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि एक नॉर्मल एसएससी के केस में होगी। तो यहाँ पे हम लोग टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछ रहा है, ये देखिए बता रहा है कि आपकी जो प्रीफिल्ड डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे फेच कर ली है। तो हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, फिर नीचे हम लोग देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले जो डिटेल दिखा रहा है वो देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, फिर उसके बाद टैक्सेस पेड, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस तरीके से ये 5 पॉइंटर दिए गए हैं। इन 5 पॉइंटर के बाद आपका आईटीआर भरा हुआ माना जाएगा।
तो आपकी स्टेप वाइज क्या है कि पहले हम लोग पहला स्टेप करेंगे, उसके बाद ही आपका जो दूसरा स्टेप है वो एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे आपका आधार नंबर वगैरह की डिटेल मांगने का, प्रोफाइल की, जो कि हम लोग दे चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जानने के लिए जो सबसे जरूरी है वो हम लोग देखेंगे कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, पेंशनर हैं या अदर हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं तो हम लोग अदर्स के ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पे आपके 4 सेक्शन दिखा रहा है। पहला सेक्शन है 139(1). अगर हम लोग रिटर्न आपका ड्यू डेट्स यानी कि जो 30 सितंबर की ड्यू डेट है आज की डेट पे, उससे पहले भरते हैं तो हम लोग यहाँ पे 139(1) के ऊपर क्लिक करेंगे। जो बिलेटेड रिटर्न होता है वो मतलब आपका 30 सितंबर के बाद जो आप रिटर्न भेजेंगे उसमें हम लोग बिलेटेड के ऊपर क्लिक करेंगे। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि आपने एक बार रिटर्न भर दिया है और आपको रिटर्न भरते वक्त कुछ गलती हो गई है या कुछ त्रुटि हो गई है जिसको आप सही करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे रिवाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, 1192B का कंडोनेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि एक बार आप रिटर्न भरना भूल गए हैं, आपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कि आप हमको एक कंडोनेशन डिले ग्रांट कर दीजिए ताकि हम अपना रिटर्न भर सकें। तो अगर ऑफिसर समझेगा आपकी प्रॉब्लम जेन्यून है तो वो आपको 1192B के अंदर रिक्वेस्ट कर देगा, अप्रूवल दे देगा कि आप इस तरीके से अपना रिटर्न भर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है 1391। इसका मतलब ये नॉर्मल एसएससीज के ऊपर भी लागू होगा क्योंकि हम लोग आईटीआर अपना ड्यू डेट के पहले भर रहे हैं। अगर आप अपना आईटीआर कोई भी नोटिस के अंदर में भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट नोटिस है 139(9), 142(1), जो कि हम लोग लेटर ऑन जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ अपना आईटीआर 139(1) में भर रहे हैं एक नॉर्मल एसएससीज की तरह। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको जितने भी डिडक्शंस हैं वो डिसअलाउ कर दिए गए हैं और आपका टैक्स रेट को कम कर दिया गया है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारे अलाउड हैं, जैसे पहले चल रहा था जो स्लैब रेट, उसी स्लैब रेट से हम लोग यहाँ पे भरेंगे। बट हमारे केस में क्योंकि हम लोग डिडक्शंस भी कंसीडर कर रहे हैं अपने ये जो प्रॉब्लम हम लोग लेके चल रहे हैं, तो हम लोग न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ पे कर देंगे नो। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपसे आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देंगे सारी चीजों को और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पहला जो ऑप्शन है हमारा पर्सनल प्रोफाइल का, ये ऑप्शन आपका कंफर्म लिख के आ गया, यानी कि अभी तक आप जो कर रहे हैं वो सारी चीजें सही कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ग्रॉस टोटल इनकम का, वो एक्टिवेट हो गया है। तो अब हम लोग जो दूसरा ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है सैलरी। आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन, अदर सोर्स की इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी इनकम है किसी भी स्रोत से, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी पड़ेगी। देखिए हमने अपने केस में एक डमी फिगर बना के लेके चली हुई है ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आए। देखिए हम लोगों ने जो सैलरी कंसीडर करी है वो 50,000 रुपए की कंसीडर करी पर मंथ की। जो अलाउंस हम लोग को मिलते हैं सैलरी में, जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, वो सारे हम लोगों ने कंसीडर करे हुए हैं। और एक हम लोगों ने प्रोफेशनल टैक्स अगर आप लोग कोई देते हैं तो वो कंसीडर करा हुआ है। अब हमारे केस में जो सैलरी है वो है 6 लाख रुपए की, तो यहाँ पे हम लोग एडिट के ऊपर टिक करेंगे और जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे हम लोग 6 लाख रुपए भर देंगे। हमारी 17 सबसेक्शन 1 के तहत जो हमारी सैलरी कंप्यूट होती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वो यहाँ पे था कि क्या आपके कोई एलटीसी है, एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंस में लीव ट्रेवल कंसेशन आता है, देखिए सबसे पहले आ रहा है, हम लोग लीव ट्रेवल कंसेशन में भर देंगे। हमारे केस में है 25,000, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे 25,000। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, जो भी फिगर आपके केस में एप्लीकेबल होगा वो आप लोग यहाँ पे डालेंगे। ये वो अलाउंसेस हैं जो आपके सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा हमारे पास एक और अलाउंस हम लोगों ने लिया है, हाउस रेंट अलाउंस। यानी क्या, जो एम्प्लॉयज हमारे रेंट पे रहते हैं उनका अगर कोई रिम्बर्समेंट करता है तो उसमें हाउस रेंट अलाउंस हमारा 1013 में एग्जेम्प्ट करा जाता है, उसी का डिडक्शन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउंस टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। तो हाउस रेंट हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है
1,20,000 यानी कि 10,000 रुपये महीने का। तो यहाँ पे जितना भी हाउस रेंट अलाउंस है हमारा है, जो हमको हमारी सैलरी में मिला हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए हमारी उतनी सैलरी हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा एक हम लोगों ने प्रोफेशनल टैक्स को कंसीडर करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और ये देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 2500 भर देंगे प्रोफेशनल टैक्स। तो अब हमारी जो नेट सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 4,02,000, यानी कि देखिए 25,000 आपके यहाँ पे कम हो गए, 1,20,000 का आपका हाउस रेंट अलाउंस आपने डाला था। इसके अलावा जो 50,000 रुपए है वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और 2,500 रुपए आपको मिला है प्रोफेशनल टैक्स की छूट। तो आपकी जो नेट सैलरी हो जाती है यहाँ पे वो हो गई 4,02,500 रुपए। इसको हम लोग सेव करा देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग इसको सेव कराएंगे, अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है हाउस रेंट का। अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई हाउस का रेंट आ रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे, या फिर अगर आपने जो भी प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं, आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एक एक करके हम लोग दोनों ऑप्शन सीख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन लागू हो सकते हैं किसी भी केस में। बाद में एक को डिलीट कर देंगे क्योंकि जो ITR 1 है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन भरा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट आपका अलाउड होता है वो 2 लाख रुपए तक अलाउड होता है। तो जो भी आप बैंक को इंटरेस्ट देते हैं वो एक्चुअल फिगर बैंक आपको इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट देता है और वो यहाँ पे आप एक्चुअल फिगर भर देते हैं। उतने से ही आपकी सैलरी यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो देखिए ये आपका ऊपर दिखाने लगेगा जो हमारा मेन शीट है कि 2 लाख रुपए से आपकी सैलरी यहाँ पे कम हो जाएगी। ये देखिए, तो आपकी जो नेट सैलरी हो गई होगी वो देखिए यहाँ पे 2,02,000 हो गई होगी। फिलहाल अभी हम लोग इस वाले ऑप्शन को डिलीट करते हैं ताकि हम लोग एक बार ये समझ सकें कि अगर हम लोग हाउस रेंट पे लेट आउट करते हैं, यानी कि अपना जो घर है वो हम किराए पे चढ़ा देते हैं, तो हमको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब इस केस में अगर आप किराए पे देते हैं तो आपने सपोज कुछ ना कुछ रेंट आपने दिया होगा, तो आपको कुछ ना कुछ रेंट मिला भी होगा। हम मानते हैं, चलिए मोटा मोटा आपके केस में आपको 4,80,000 का रेंट आपको मिला। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया होगा, आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। एग्जाम्पल पे हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने जो रेंट कंसीडर किया है लेट आउट प्रॉपर्टी में वो हम लोगों ने 2,40,000 कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हम लोग 2,40,000 ही लेके चलेंगे। 2,40,000 हम लोगों ने कंसीडर किया है। 2,40,000 रेंट के ऊपर हम लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट जो हम लोगों ने दिया है 2,10,000। ये 2,10,000 की डमी वैल्यू हम लोगों ने इसलिए ली है कि अगर आपने इंटरेस्ट अपना 2 लाख रुपए से ज्यादा भी होता है और अगर आप वो प्रॉपर्टी अपनी लेट आउट दिखा रहे हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 2 लाख रुपए ही मिलेंगे, जो कि होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी की जो नेट इनकम आ रही है वो माइनस आ रही है 42,000 की। इसको हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। तो आपका ये दूसरा जो स्लैब है हाउस प्रॉपर्टी का वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो सारी इनकम आती है जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, PPF का जो कोई इंटरेस्ट मिला हो या कहीं से भी आपको कोई कमीशन वगैरह मिली हो, वो सारी इनकम यहाँ पे आएंगी। तो अदर सोर्स में हम लोग देखें क्या हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में लिया है। हम लोगों ने 3 चीजें आपके एग्जाम्पल में ली हुई हैं। एक तो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा मतलब नॉर्मली हर एक केस में होता ही होता है। दूसरा आपका FD का इंटरेस्ट जो भी ज्यादातर लोगों में होगा। तीसरा है आपका डिविडेंड का केस। डिविडेंड उन लोगों का होगा जो लोग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तीनों चीजों को समझते हैं। जो पहला ऑप्शन है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। कितनी इनकम है, हमारे केस में है 2500 रुपीज की, तो हम लोग यहाँ पे 2500 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक, FD, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे भी हम लोग यस करेंगे। तो जो हमारी दूसरी इनकम आ रही है वो है हमारी 11,000 रुपए। यहाँ पे हम लोग 11,000 रुपए लिख देंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है, एकदम क्वेश्चनर के फॉर्म में, किसी भी लेमैन को समझ में आ सकता है। इसके अलावा देखिए पेंशन, अगर आपको फैमिली पेंशन आ रही है वो हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला वो भी नहीं कंसीडर करेंगे, या कोई और अदर इनकम आपने दी हुई है तो अभी हमारे केस में क्योंकि नहीं है, आपके केस में अगर होती है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डिविडेंड इनकम। अच्छा, डिविडेंड इनकम आपको कैसे भरनी होगी, आपको जिस पीरियड में जो डिविडेंड मिला हुआ है
उसके हिसाब से आपको डिविडेंड इनकम भरनी होगी। हमारे केस में देखिए 10,000 रुपये हमको मिला है 15 जून तक और 21,000 रुपये मिला है 31 मार्च तक। तो हम लोग यहाँ पे जो 15 जून वाला कॉलम है उसमें हम लोग 10,000 रुपये भर देंगे और जो 31 मार्च वाला कॉलम है उसमें हम लोग 21,000 रुपये भर देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सेव करा के आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये हमारा पोर्टल प्रोसीड कर देगा आगे की ओर। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पूरी इनकम एक बार पूरी क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सैलरी की हमारी सही आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की सही आ रही है, अदर सोर्स में हमने ये डाला था तो टोटल 4,05,000 आ रही है। अब अगर आपके पास कोई एग्जम्प्ट इनकम है, एग्जम्प्ट इनकम का मतलब होता है कोई आपको LIC से पैसा मिला हो, कोई एग्रीकल्चर इनकम हो, कोई PPF से पैसा मिला हो, तो हमारे केस में हम लोगों ने ये कंसिडर नहीं किया है। बट हाँ, अगर आपको कोई भी इसमें से इनकम डालनी है तो वो आप इसमें डाल के, सुपर एनुएशन हो, कोई भी बहुत सारी एग्जाम्प्ट इनकम होती है वो सब हम लोग यहाँ पे डाल के आगे बढ़ सकते हैं। सपोज दैट अगर हम लोग अपने केस में डाल देते हैं एग्रीकल्चर इनकम और यहाँ पे लिख देते हैं 1,000 रुपये, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम आपकी 1,000 रुपये से कम होनी चाहिए, और इसको ऐड करा देते हैं। तो ये हमारा पूरा जो सेट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आएगा हमारा डिडक्शन से रिलेटेड। तो डिडक्शन में देखिए आप लोगों को पता है कि आपके जो भी LIC में आप लोग पेमेंट्स करते हैं, डिडक्शन हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन इसी तरीके से खुल जाएंगे। क्या आपने कोई डोनेशन दी है? आंसर इज नो। क्या आपने कोई, बहुत सारी यहाँ पे डिडक्शन ऐसी भी पूछेगा जो आप लोगों के मतलब की नहीं है, बट जब आप डोनेशन, ये भी सारा डोनेशन का ही है। और ये देखिए ये आपके मतलब का है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स टुवर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 ईयर सेविंग फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे और हमारे पास जो भी एग्जाम्पशन देखिए हम लोग यहाँ पे लिए हैं आ रही है। हमारे पास LIC है, ट्यूशन फीस है और PPF है। तो ये आपकी टोटल 80C की डिडक्शन है। टोटल हुआ आपका 1,50,000 और 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी टोटल है आपकी 1,50,000 रुपए। यहाँ पे हम लोग 1,50,000 रुपए डाल देंगे। इसके बाद देखिए आपसे CCD2 की पूछेगा कि आप पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पे हम लोग नो कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है या आप हेल्थ चेकअप वगैरह कराते हैं। तो हम लोगों के केस में जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो 25,000 का है और हेल्थ चेकअप है 5,000 का। तो यहाँ पे हम लोग आपका डालेंगे। इसके लिए यहाँ पे अलग से टैब दिया गया है आगे, जो कि हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। सेक्शन 80E, अगर आपने इंटरेस्ट दिया है कोई हायर एजुकेशन लोन पे, हमारे केस में नो है। आर यू कोई और आपका, अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो उसके लिए पूरी नीचे टेबल दी गई है। देखिए हमारे केस में वैसे तो कोई भी डिडक्शन और हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट 80 TTA की डिडक्शन एक हम लोगों ने सैंपल में ले रखी है। तो 80 TTA के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारे पास जो थी 2500 की डिडक्शन थी 80 TTA में। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके ऊपर अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिला होता है उसकी पूरी पूरी छूट दी जाती है आपकी डिडक्शन के लिए। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि आपकी 80 TTA में जो डिडक्शन है इज मोर देन द डिडक्शन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉयर ने आपको जो फॉर्म 16 में लिख के दिया है वो आप उससे यहाँ पे ज्यादा डाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 टैब खुल के आ जाएंगे, जिसमें ऊपर पूरा देखिए हम लोगों ने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए दिखा रहा है, सही है। 80D की जो डिडक्शन है वो हम लोग यहाँ पे भरेंगे। 80 TTA की बिल्कुल सही है। पहले हम लोग यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए खुल के आ गया। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आपसे, क्या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है? तो यहाँ पे सीनियर नो करेंगे। यहाँ पे बेटा फैमिली का मतलब है कि आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे। तो हमारे केस में जो है वो कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं था और हम लोगों ने जो मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा है वो 25,000 का लेके रखा है और हेल्थ चेकअप जो है वो 5,000 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस आपका 25,000 रुपए का है और जो हेल्थ चेकअप है आपका 5,000 रुपए। दोनों ही अमाउंट हम लोग यहाँ पे भर के आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे 80D का आपका पूरा डिडक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए आपका टोटल देख लीजिए एक बार सही दिखा रहा है कि नहीं। 80C 1.5 लाख, 80D 30,000 रुपए
और 80 TTA 2500 रुपए। इसके अलावा आपका और अगर कोई यहाँ पे डिडक्शन होता तो उसका अलग से देखिए भरने का पूरा कॉलम दिया हुआ है। 80 CCD पेंशन वाला, 80G डोनेशन वाला, 80 GGA, इन सब से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, ये हमारी टोटल डिडक्शन हो जाती है। ये यहाँ पे देखिए कुछ जो डिटेल दी गई है, ये रेड कलर के वार्निंग दे रहा है कि आपने इंटर डिडक्शन इज प्रोवाइडेड इज बाय मोर देन, इसका मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है और जो फॉर्म 16 में आ रही है उससे ज्यादा आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको क्लेम करिए और आगे बढ़िए, इसको इग्नोर करिए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा जो फाइनल पेज है वो खुल के आ जाएगा टैक्स वाला। अब हम लोग अपने आखिरी ऑप्शन पे आ जाते हैं, टैक्स पेड की कॉलम पे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा सारी चीजें, जो भी आपका TDS कटा होगा, जो भी आपका TCS कटा होगा, या फिर कोई आपने एडवांस टैक्स वगैरह पेमेंट करी हो, तो अगर नहीं करी है तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म करके आगे बढ़ देंगे। अदरवाइज शो डिटेल पे जाके हम लोग पूरा देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे पेमेंट हुई है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हमारा लास्ट कॉलम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो अब आपका पूरी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट होगी। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आप लोग देखते हैं, तो हम लोगों की 4,05,000 की टोटल इनकम आ रही है और 1,77,500 रुपए के डिडक्शन आ रहा है, तो जो टोटल इनकम बन रही है 2,27,000 रुपए की, यानी कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो बन रही है। तो यहाँ पे जीरो, हम लोग सारा जीरो, कोई भी हम लोग के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह नहीं पड़ेगा। एक बार आपको सारी चीजें समझा देते हैं हम लोग। सेक्शन 87A हम लोगों को नहीं मिलेगा, जो कि 12,500 तक का टैक्स वेव करता है, यानी कि आपकी इनकम अगर 5 लाख और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होती है तो उसको जो डिडक्शन मिलता है वो 87A में मिलता है। 89 अगर आप भरते हैं, कोई आपको एरियर ऑफ सैलरी मिला हो तो भरते हैं। 234A B C अगर आपका कोई डिफॉल्ट इन रिटर्न फाइलिंग होता है या लेट रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर आपका जो एडवांस टैक्स का अगर 10,000 से ज्यादा आपका एडवांस टैक्स कोई भी पीरियड में आपका टैक्स बनता है और उसको आप प्रॉपरली टाइम पे नहीं देते हैं सरकार को, तो सरकार जो भी टैक्स आपका लेट जमा होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेती है। यहाँ पे देखिए लिखा है टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल जीरो और टोटल टैक्स एंड फी पे जीरो। यहाँ पे हम लोग जैसे ही कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ITR अब पूरी तरीके से भर चुका है। अब आपको सिर्फ वैलिडेशन के लिए प्रोसीड कराना है। यहाँ पे हम लोग प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट निकल रहा है जीरो। आप एक बार यहाँ पे फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, सारी चीजें दोबारा से देखेंगे। आप पूरा रिटर्न अगर दोबारा देखना चाहें तो प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी ही इंफॉर्मेशन आपकी पूरी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आप रिटर्न सबमिट के पेज पे आ चुके हैं। जैसे ही आप रिटर्न सबमिट के पेज पे आएंगे, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे हम लोग कोई भी डमी डिटेल डाल के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपका पैन नंबर इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। अब हम लोग प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी रिटर्न की इंफॉर्मेशन जो है दिखाने लगेगा। ये देखिए, ये आपने पूरा रिटर्न भरा हुआ है, जैसे आपका पहले फॉर्म जनरेट होता था उसी तरीके से। एक बार आप दोबारा से सारी चीजें भर के एक बार सेटिस्फाई हो लीजिए कि कहीं पे आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं डाल दी है। अगर गलत पड़ी भी है तो उसको अभी रेक्टिफाई हो जाएगी, अभी आपका रिटर्न सबमिट नहीं हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर सारी चीजें देख लेंगे, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगी ये पूरी फाइल। आप आराम से इसको प्रिंट निकाल के देख लीजिए। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ दिखाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, आपके में कोई भी एरर नहीं फाउंड हुई और आप प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन कर जाएंगे। यानी कि अब आपका ITR जो है वो बिल्कुल वेरीफाई मतलब फाइल होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR-V। तो सबसे सेफ है, इस समय साइट वगैरह नहीं चल रही, ई वेरीफाई लेटर। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ई वेरीफाई बाद में नहीं कर पाएंगे। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ई वेरीफाई का मतलब होता है आप अपने आधार को आधार नंबर से अपना ITR वेरीफाई करते हैं, जिसको बोलते हैं आधार OTP के तहत। तो अगर OTP आ जाएगा तो तुरंत आप वेरीफाई कर दीजिएगा, नहीं तो अभी आप बाद में कर सकते हैं। और ई वेरीफाई बाई ITR-V, इसका मतलब होता है कि आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है अपना फॉर्म साइन करके भेजना होता है 120 दिन के अंदर। तो अगर आप 120 दिन के अंदर भेज देते हैं हार्ड कॉपी साइन करके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग ई वेरीफाई लेटर करके यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू विल नो लॉन्गर टू मॉडिफाई। अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न अपना सबमिट कर देंगे तो फिर हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों, अगर आपने ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा।
अगर हम लोग यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी हम लोग एक सैंपल इंफॉर्मेशन भर रहे थे, एक डमी डेटा था हमारे पास। आई होप कि सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जिस बारीकी से आपको एक एक स्टेप वाइज समझाया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये इंफॉर्मेशन भेजिए, ताकि कोई भी बंदा अपने आप रिटर्न फाइल कर सके। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। एंड कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप लोग हमको मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी हम लोग नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे ही ये साइट चलने लगती है बहुत अच्छी तरीके से, आप सभी लोग अपना अपना आइडिया फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।